हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, मोटिवेशन आज हम करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट में हमारा अगला टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन की क्या विशेषताएं हैं, मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके अलावा मोटिवेशन के जो सिद्धांत हैं, विचारधाराएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, जो कि परीक्षा में यहाँ से कहीं से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, आपके साथ में लिखा है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। अभिप्रेरणा स्वयं को या किसी अन्य को, अभिप्रेरणा जो है या मोटिवेशन जिसे कहते हैं, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना या करने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरण करते हैं। यह क्या होता है, अभिप्रेरणा जो है वांछित जो प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही बटन दबाने की एक प्रक्रिया भी मानी जाती है, जिसे कि आप मोटिवेशन कह सकते हैं। मोटिवेशन सिंपल सी बात है। मोटिवेशन का प्रभाव कभी कभी बहुत ज्यादा और कभी कभी बहुत कम पड़ता है। मोटिवेशन का प्रभाव तब जब सबसे ज्यादा पड़ता है जब मनुष्य क्या होता है कि निराश होता है। मनुष्य जब निराश होता है, उदास होता है, तो उसे आप मोटिवेट करिए तो वो अपने सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। जैसे आप तैयारी करते हैं तो जब आपका क्या होता है कि मूड नहीं सही होता है, सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो आपकी तैयारी बहुत खराब होती है। लेकिन सही अगर मोटिवेशन मिल जाए तो आप कुछ दिन के लिए फिर से सही ट्रैक पे आ सकते हैं। यदि मोटिवेशन नहीं सही है तो फिर आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, आप उसी अवसादग्रस्त में जीते रहेंगे। इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप कोई मोटिवेशन का वीडियो देखते हैं, कोई लेक्चर अटेंड करते हैं, तो कुछ दिन तक आप में एनर्जी वो बनी रहती है। ये बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशन हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में से एक और चीज हम देखते हैं, मोटिवेशन की विशेषताएं क्या है। मोटिवेशन की अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले मोटिवेशन ही होता है। मोटिवेशन के लिए सबसे पहले मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। किसी को आप मोटिवेट करेंगे तो ही तो वो आगे बढ़ेगा, यदि मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मोटिवेशन की विशेषताओं में सबसे पहला जरूरी तत्व है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन होना जरूरी है। अब मोटिवेशन जो है किसी व्यक्ति के किसी एक भाग को प्रभावित नहीं करता है, मोटिवेशन संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब ये कह दीजिए कि आप बहुत मोटिवेट होके आ गए हैं तो आप लिखने लगिए या बहुत तेज सोचने लगिए, तो ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन आपके पूरे शरीर पे असर डालता है, यानी कि मोटिवेशन संपूर्ण व्यक्तित्व पे असर डालता है। तो यही है कि यह किसी एक भाग पर नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन परीक्षा में यहां से पूछ सकता है प्रश्न कि मोटिवेशन किसी एक भाग को प्रभावित करता है। मोटिवेशन संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये इस प्रकार से कई ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, जहां पे आपको टिक करना है कि मोटिवेशन किसी मानव के किसी एक भाग को नहीं प्रभावित करता है, बल्कि संपूर्ण जो है संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर जो मोटिवेशन है एक अनंत तथा निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आप आज मोटिवेशन कर दिए वो जीवन भर उससे प्रभावित रहे, आपको समय समय पर व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है, यह निरंतर व गतिशील प्रक्रिया है, वह गतिशील प्रक्रिया है। आपको याद रखना है, मोटिवेशन जो है निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। या ऐसा नहीं कि आज मोटिवेट कर दिए तो व्यक्ति जीवन भर मोटिवेट रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव हो तो बार बार मोटिवेशन लेक्चर्स क्यों अटेंड कराए जाते हैं, एम्प्लॉय को बार बार जनरल मैनेजर आके कर्मचारियों को क्यों अभिप्रेरित करता है, ऐसा नहीं होता है। उसको समय समय पे अभिप्रेरित करना पड़ता है। ठीक है, अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण तथा परिणाम दोनों होता है।
अभिप्रेरण से मानव जो है संतुष्टि प्राप्त होती है। उसे लगता है कि अगर कोई हमें मोटिवेट समय समय पे करते रहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि अभिप्रेरण मानवीय संतुष्टि का आधार होता है तथा परिणाम होता है। अभिप्रेरण मानवीय संसाधनों से संबंधित है। देखिए यहाँ पे हम नोट ही कर देते हैं चौथा। अब एक चीज बताइए, हमने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया, आप किसी गरीब को जाके इतना मोटिवेट करिए कि आपको उसको कहिए कि अनिल अंबानी तुम बन सकते हो, लेकिन उसके सामने संसाधन नहीं है, उसके सामने लक्ष्य नहीं है, उसको पेट भरने की समस्या है, आप उसे अनिल अंबानी का लक्ष्य दे रहे हैं और उससे आप कह रहे हैं कि आप समाज के लिए कुछ करो, सामाजिक क्रिया करो, यानी कि समाज में दान दो, कोरोना चल रहा है समाज में दान दो। अरे भैया जब अपना पेट भरेगा तभी तो आदमी मोटिवेट, तो उस मोटिवेशन का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो मानवीय प्रक्रिया है, जहाँ पे जरूरत हो वहां पे सही मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए भूखे आदमी को पहले भूख खाना दीजिए, उसके बाद उसको मोटिवेट कीजिए कि वो ऐसा काम करे जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब उसको डायरेक्ट आप अनिल अंबानी बनने का सपना दिखा देंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, बस आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे इसके माध्यम से। अब चलिए ये हमारी विशेषताएं हो गई हैं। अब अभिप्रेरण के महत्व की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मोटिवेशन का महत्व की। मोटिवेशन का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। इससे क्या होता है कि उत्पादकता में सुधार होता है। जब आप एम्प्लॉइयों को समय समय पे मोटिवेट करेंगे तो वो अपने काम के प्रति ज्यादा सचेत होंगे और जो है अपने ऑटोमेटिक जब वो ज्यादा सचेत होंगे तो उत्पादकता ऑटोमेटिक जो है बढ़ने लगेगी, उसमें सुधार आएगा। मनोबल में सुधार, एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस में सुधार आएगा। अब कोई एम्प्लॉय है, नया नया आया है, उसको काम करने में कठिनाई आ रही है, तो आप उसको मोटिवेट कर दीजिएगा तो उसके मनोबल बढ़ेगा और वो कठिन काम को भी करने लगेगा, कोशिश करेगा और आसानी से कर सकेगा। तो इसलिए मनोबल में भी सुधार होता है। कर्मचारी एक ही काम को करते करते समय समय पे बोर होने लगते हैं, इसलिए उनको मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब मोटिवेट करेंगे तो कर्मचारियों की अनुपस्थिति में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, सहयोग में वृद्धि, एक दूसरे को यदि आवश्यकता है तो क्या होगा कि उसमें वृद्धि होगी, एक दूसरे को वो सहयोग कर पाएंगे। सहयोग में वृद्धि, ठीक है, सहयोग में वृद्धि होगी। उसके बाद क्या होगा कि अनुपस्थिति में कमी, अनुपस्थिति में कैसे, कर्मचारी आ रहा है, वो नीरस हो रहा है अपने काम से, तो वो बीच बीच में छुट्टियां मारता रहेगा, लेकिन जब वो आप उसे मोटिवेट करते रहेंगे, अपने काम के प्रति उसको सजग करते रहेंगे, उसमें रुचि दिलाते रहेंगे, तो वो फिर उससे बोर नहीं होगा और वो काम समय समय पे अपने डेली आएगा अपने काम पे। तो इस प्रकार से अनुपस्थिति में भी कमी आएगी। तो ये अभिप्रेरण मोटिवेशन से बेसिक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और उसके जो इम्पोर्टेंस है वो हो गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन को मानव की जरूरतों से कैसे देख सकते हैं, किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है और उसकी क्या क्या असर पड़ते हैं इंसान में। तो ये आपको देखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो ये आपके लिए बेसिक पहला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो मानवीय आवश्यकताओं में पहला जो पॉइंट आपके सामने है वो स्वाभाविक या प्राकृतिक आवश्यकताएं।
मनुष्य की आवश्यकताएं कुछ ना कुछ होती है। अभी हमने बात की भूख की, तो यदि आदमी भूखा है तो कोई कार्य नहीं कर सकता है। यही प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि जिसे कि समय समय पे उसे आवश्यकता पड़ती है और उसकी पूर्ति होगी तभी व्यक्ति आगे के बारे में काम कर पाएगा। जिसमें कि भूख, व्यक्ति को समय समय पे भूख लगती है, वो प्राकृतिक है, व्यक्ति उसे कंट्रोल अपने मन से इच्छा नहीं करता है, वो स्वाभाविक है, वो एक निश्चित समय के बाद लगनी है। प्यास भी एक निश्चित समय के बाद लगनी है, जैसे कि हमें लग गई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भूख, प्यास और सेक्स की हम बात करते हैं, ये भी मनुष्य की एक इच्छा के स्वाभाविक नेचुरल इच्छा है। इसको भी सेक्स करने का भी आदमी को एक निश्चित समय पे मन करता है, एक निश्चित समय के बाद उसको करने का मन करता है। तो इसलिए वो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये आपको बहुत ही जानना जरूरी होता है। एक सेकंड हम रुक रहे हैं, माइक का कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट है, इसको हम सही कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हम किस चीज की बात कर रहे थे। यहाँ पे आपके सामने नेचुरल नीड्स की, नेचुरल नीड्स में देखिए हमें, जिसे कि आप अंग्रेजी में कह सकते हैं इनेट और नेचुरल नीड्स, जिसमें क्या आता है भूख, प्यास और सेक्स। ये तीनों चीज़ें नेचुरल हैं और ये समय समय पे लगनी है। एक निश्चित समय के बाद आपको भूख लगती है, खाना खाने के बाद भी एक निश्चित समय के बाद भूख लगती है। उसी प्रकार से पानी पीने के एक निश्चित समय के बाद आपको प्यास लगती है। इसी प्रकार से सेक्स करने के बाद भी एक निश्चित समय के बाद आपको फिर से सेक्स की इच्छा जगती है। तो ये तीनों जो है नेचुरल नीड्स की हैं, यानी कि स्वाभाविक नीड्स होती हैं। इसको टाला नहीं जा सकता, इसको टाला जा सकता है, भूख प्यास को आप एक समय से अधिक नहीं टाल सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये पूरा है तभी व्यक्ति आगे की इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश करेगा और उसका मोटिवेट आप कर पाएंगे। उपार्जित आवश्यकताएं, इसके अलावा जो आवश्यकताएं होती हैं उपार्जित होती हैं, यानी कि वो व्यक्ति को सामाजिक स्तर उठाने और उसके लिए यह आवश्यक होती हैं। अब इसमें क्या होती हैं, उपार्जित आवश्यकताएं दो प्रकार से बांटी जा सकती हैं, एक आर्थिक आवश्यकताएं और एक व्यक्तिगत आवश्यकताएं। आर्थिक आवश्यकताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मनुष्य वित्तीय लाभ बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यदि उसके प्रत्येक वो चाहता है कि उसका जो आर्थिक आवश्यकताएं, प्रत्येक आदमी की आवश्यकताएं दर प्रतिवर्ष बढ़ती जाती हैं, इसलिए वो चाहता है कि उसके वेतन में भी वृद्धि हो, जिससे वो अधिक परिश्रम करेगा। अधिक वेतन आप बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, अधिक परिश्रम करेगा। तो ये बेसिक हो जाएगा, यानी कि आर्थिक आवश्यकताएं उसकी प्रतिवर्ष बढ़ती हैं। उसी प्रकार से यदि वेतन बढ़ेगा तो वो काम में अधिक मन लगा सकेगा। अब पता चला महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई और वेतन उसका 10 साल पहले है, तो क्या इस समय खर्चा चल पाएगा? नहीं। फिर वो काम भी ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि उसे दूसरी जॉब मिलेगी तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, बेमन से काम करेगा। लेकिन उसे यदि आप वर्तमान समय के अनुसार वेतन देंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं, पर्सनल नीड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पर्सनल नीड्स में क्या होती है, व्यक्ति जब जॉब करता है तो उसे क्या होती है, बेसिक सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। वह चाहता है कि उसे बेसिक सुरक्षा प्रदान हो, यानी कि उसे कार्य की सुरक्षा हो। ऐसा ना हो कि आपको अनिश्चितता हो, वह कभी भी ऐसा उसके मन में हो कि वो कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो कार्य की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। आप कितना भी मोटिवेट कर दीजिए, यदि उसके कार्य की सुरक्षा नहीं है तो वो व्यक्ति मोटिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं, कहेगा क्या बोल रहा है, पता नहीं कब नौकरी से निकाल दे और हमके कम मेहनत करने के बोल रहा है। अगर आपकी निश्चितता रहेगी तो आप मेहनत जरूर करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे होगा, दूसरा होगा उचित मजदूरी। देखिए, जो काम व्यक्ति कर रहा है उसके अनुसार तथा समय के अनुसार उचित वेतन मिलेगा तो वो अपने आप अच्छा काम करेगा। यदि उसे वेतन नहीं मिलेगा अच्छा, तो वो फिर काम उस हिसाब से नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसी में तीसरे पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो संतोषजनक कार्य दशाएं, जो कार्य की दशाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इस ऐसा नहीं कि अब बगल में बदबू आ रही है वहीं पे बैठ के आपको खाना खाना है।
बगल में बदबू आ रही है, पानी भरा है, उसी में खड़े होकर आपको काम करना है। यदि ऐसी कार की दशाएं रहेंगी तो एम्प्लॉय बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, या मजबूरी में ही जो एम्प्लॉय हैं वो टिकेंगे इस तरह की कार्य स्थिति में। तो ये आपका हो गया कार्य की दशाएं। आगे हम बढ़ते हैं, इसी में एक पॉइंट और देखते हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में कार्य की दशाएं के अलावा समान व्यवहार। एम्प्लॉयों के साथ आप समान व्यवहार करिएगा ना तो वो आपके साथ टिके रहेंगे। अब आपके कंपनी में आपके मौसी का लड़का है, उसे आप बहुत प्यार सम्मान दे रहे हैं, और उसी के जो बराबर दूसरा कर्मचारी है उसे आप गाली दे रहे हैं, उसे आप समय समय पे धमकी दे रहे हैं, तो वो समान का व्यवहार नहीं होगा, वो असमान व्यवहार होगा। उससे उसके मन में कुंठा उत्पन्न होगी और वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपके मोटिवेशन के लिए ये सारी दशाएँ बहुत होनी ज़रूरी है। इसलिए एक और पदोन्नति का अवसर, यदि ये बताइए, आप एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, जीवन भर यदि आपको पता चले कि आप चपरासी बने हैं और चपरासी ही बने रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक समय के बाद पदोन्नति आपकी होगी तो आपको अधिक इच्छा होगी, आप अधिक मेहनत से करेंगे, क्योंकि पदोन्नति में आपको वर्क रिकॉर्ड देखा जाता है। तो आप पदोन्नति के लिए वो अधिक मेहनत करेगा जिससे कि ये उसे प्रमोशन मिल सके समय समय पे। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं में शामिल होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, सामाजिक आवश्यकताएं क्या होंगी। देखिए यहाँ पे सामाजिक आवश्यकताओं की बात करें तो उर्विक एवं फ्रेंच महोदय हैं जिन्होंने कहा कि सामाजिक आवश्यकताएं स्त्रियों एवं पुरुषों की मार्गदर्शक, उत्तेजक और नेतृत्व करने वाली शक्ति है जो प्रबंध के वास्तविक उत्तरदायित्वों का निर्धारण करती है। सामाजिक आवश्यकताएं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका नाम हो, समाज के लोग उसे जानें, उसके लिए वो अधिक मेहनत करेगा। यदि आप वो आवश्यक उचित कार्य दशाएँ हैं और सारी चीज़ें हैं तो समाज यदि अच्छा है तो वो समाज के लिए भी कुछ करेगा। ठीक है, और कंपनी में अच्छी रेपुटेशन होगी तो समाज में भी उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी। इसलिए ये एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती हैं। तो ये आपके कुछ क्या हो गए, बेसिक एलिमेंट्स हो गए। अब हम मोटिवेशन की विचारधाराएं देखते हैं। क्या है मोटिवेशन की, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, कहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं मोटिवेशन की विचारधाराएं। इसको हम रफ करते हैं, फिर आते हैं आपकी स्क्रीन पे अभिप्रेरण की विचारधाराओं के साथ। तो देखते हैं मोटिवेशन। तो यहाँ पे अब हम देखने जा रहे हैं कि अभिप्रेरण की विचारधाराएं, अभिप्रेरण की कौन कौन से विचारधाराएं हैं। एक तो प्राचीन विचारधारा है, फिर आधुनिक विचारधारा है। प्राचीन विचारधारा पहले के हिसाब से, पहले के समय के हिसाब से काम करती है, और आधुनिक विचारधारा वर्तमान समय के परिस्थितियों को देखकर काम करती है। इन सब में हम एक एक में डिफरेंस देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। प्राचीन परंपरागत विचारधाराएं, वे विचारधाराएं जो पहले मैनेजमेंट या मोटिवेशन के कार्यों में लाई जाती थीं, उनको प्राचीन विचारधाराएं कहते थे। यहाँ पे पुरस्कार का सिद्धांत, पहला क्या है, पुरस्कार का सिद्धांत। पुरस्कार के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि मनुष्य पैसे के लिए काम करता है, धन के लिए परिश्रम करता है। उसको जितना अधिक परिश्रम मिलेगा, यानी कि जितना अधिक उसे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो उतना अधिक ही परिश्रम करेगा। तो इसे पुरस्कार का सिद्धांत करते हैं। प्रत्येक मनुष्य धन के लिए काम करता है, जितना अधिक उसे धन मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो उतना अच्छा काम करेगा। तो ये पुरस्कार का सिद्धांत हो गया, समझ में आ गया होगा। कैरेट एवं स्टिक सिद्धांत, यानी कि दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत। दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत से क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की एक लिमिट निर्धारित कर देना चाहिए। प्रत्येक कार्य की व्यक्ति की एक लिमिट निर्धारित करना चाहिए कि वो इतने समय में इतना काम करेगा। यदि वह व्यक्ति उतना समय में उतना कार्य नहीं कर पाता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। वो किसी भी रूप में, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से दंड दिया जाना चाहिए। वहीं जब व्यक्ति उस कार्य सीमा से जितना अधिक और जितना अच्छा काम करता है, उसी के हिसाब से उसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यानी कि उसे कुछ
उपहार देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, उसका चाहे वेतन बढ़ा दिया जाए या उसको कुछ उपहार दिया जाए। तो यही होता है कैरेट का स्टिक सिद्धांत। पहला पुरस्कार का सिद्धांत, व्यक्ति धन के लिए काम करता है, उसे जितना अधिक धन देंगे वो उतना अधिक काम करेगा। दूसरे में व्यक्ति के कार्य की एक सीमा निर्धारित करना चाहिए, उससे कम काम करने पर उसे दंड दिया जाना चाहिए, अधिक काम करने पर उसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। भय एवं दंड का सिद्धांत, ये प्राचीन, बहुत ही प्राचीन है। जब इंग्लैंड में क्रांति हुई थी तब उस समय का ये है। उस समय ये माना जाता था, क्योंकि उस समय कंपटीशन कम थे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी, तो उस समय ये माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए काम करता है, धन के लिए, पेट के लिए काम करता है। पेट के लिए काम करता है, इसलिए वो नौकरी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसे, जब आप नौकरी को सेवानिवृत्ति का दिखा के या उसे काम से निकालने की धमकी देंगे तो वो काम करेगा, अधिक मेहनत से काम करेगा। इसलिए इसे कहते हैं भय एवं दंड का सिद्धांत। ये बहुत पहले था, ये जब औद्योगिक क्रांति शुरुआत थी, जब बेरोजगारी की दशा बहुत हाई लेवल पे थी, तब ये सिद्धांत काम करता था। वर्तमान सिद्धांत में लोगों के पास ऑप्शन है, आपकी कंपनी, अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपकी कंपनी छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में वो चला जाएगा। तो ये वर्तमान में एकदम नहीं काम करता भय एवं दंड का सिद्धांत, बल्कि आजकल तो लोग प्यार से काम करते हैं। अगला है अभिप्रेरणा की एकात्मक विचारधारा। अभिप्रेरणा की एकात्मक विचारधारा क्या है, इसको यहाँ पे देखना है। तो इसका क्या होता है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करना। इसमें भी जैसे कि पुरस्कार का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा एकात्मक विचारधारा में क्या है कि यहाँ पे भी व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। जितना अधिक उसे पैसा मिलेगा, एक तरफा है, यानी कि वो सिर्फ पैसों पे ये विचारधारा डिपेंड करती है। जितना अधिक पैसा देंगे उतना अधिक मेहनत करेगा व्यक्ति। तो ये अभिप्रेरणा की विचारधारा क्या कहलाती है कि ये है पुरस्कार, उद्देश्य अधिक से अधिक वेतन की प्राप्ति, अधिक वेतन अधिक कार्य। तो इसकी विचारधारा क्या है, अधिक वेतन अधिक कार्य। भय एवं दंड का क्या है, भय एवं दंड एक तरह से धमकी देकर, वेतन बढ़ाकर, यदि व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसका वेतन बढ़ा दीजिए। और कैरेट एवं स्टिक के सिद्धांत, दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत क्या कहलाता है कि यहाँ पे काम की सीमा निर्धारित करना। अधिक काम करने पे पुरस्कार, कम काम करने पे दंड। अब अभिप्रेरणा का आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न थॉट ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे तीन विचारधाराएं प्रमुख रूप से, एक मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत है, हर्ज़बर्ग का अभिप्रेरणा प्लस अनुरक्षा तत्वों का सिद्धांत है, और मैकग्रेयर का XY सिद्धांत है। यहाँ पे हम तीनों की बात करेंगे। चलिए हम मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत की हम बात यहाँ पे करते हैं। क्या कहता है मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत? आप समझ गए होंगे, आवश्यकता प्राथमिकता होनी चाहिए किसी व्यक्ति की। तो इसको जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1943 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 1943 में प्रकाशन। 1943 में इनका प्रकाशन हुआ था। उसे मोटिवेशन एवं पर्सनालिटी पुस्तक में समझाया गया, जिसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि मैस्लो का सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। और इसे किस बुक में एक्सप्लेन किया गया? तो मोटिवेशन एवं पर्सनालिटी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। यदि वो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं
पूरा कर दी जाए तो वो काम अपने ऑटोमेटिक करेगा, वो काम के लिए अभिप्रेरित होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसे या उतना वेतन दिया जाए कि उस व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरा हो सकें, तो वो काम करेगा अपना, वो ऑटोमेटिक मोटिवेट होगा अपने काम के लिए। तो ये मैस्लो की प्राथमिक आवश्यकता सिद्धांत है, जैसे कि उसे घर होना चाहिए, खाना खाने के लिए होना चाहिए, उसकी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, यौन इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। ये सारी किस्में हैं मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिक से, ये सारी बेसिक हैं, ये पूरा रहेंगी तो व्यक्ति का काम में मन लगेगा। ठीक है, उसके डेली यूज के जो खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए वेतन होना चाहिए, बस इतनी उसकी बेसिक आवश्यकताएं हैं। अब शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है, अब शारीरिक इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि पहला होता है शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें पहला होता है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं में हमने आपको बता दिया कि इसमें उसको भूख, प्यास, घर द्वार ये सब होना चाहिए उसके पास, यानी कि उसके पास जल, गर्मी, भोजन, छाया, निद्रा और यौन से संबंधित उसको जब संतुष्टि मिलेगी तो वो अपने आप काम करेगा। अगला है सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत में क्या होगा, ये उसे काम की सुरक्षा होना चाहिए। सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा आवश्यकताएं, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। उस व्यक्ति को काम की श्योरिटी होना चाहिए, यानी कि अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए कि उसे जॉब से कब निकाल दिया जाए। वो जहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए भी वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि यार वहाँ पे दुर्घटना ना हो, उसको कोई बीमारी हो जाए, इन सब के लिए उसके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसे आवश्यकता पड़ने पे उसका इलाज हो सके, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, आकस्मिक घटनाओं में उसके परिवार को सेफ्टी रह सके। यदि ये सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं, यानी कि वो काम करेगा। अगला है सामाजिक संबंधी आवश्यकताएं। सामाजिक संबंधी आवश्यकताएं, मैस्लो ने 3 प्रकार से बांटा है, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपनत्व, प्रेम, स्नेह, दुख, दर्द बांट सके लोग होने चाहिए और सब मिलकर खुशियां मना सकें। इस प्रकार से उसे सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसमें सम्मान तथा पद की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है, सम्मान तथा पद की आवश्यकता। सम्मान तथा पद की आवश्यकता इसे होती है। और दूसरा अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो आत्म विकास की आवश्यकताएं, वो सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें। आत्म विकास की आवश्यकताएं, तो ये मैस्लो की 3 जो विचारधाराएं हैं उसमें से 3 पार्ट में इन्होंने बांटा है। पहला शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता, समाज संबंधी आवश्यकताएं। ये इनका हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं, किनकी बात करते हैं, अब हम हर्ज़बर्ग के अभिप्रेरण प्लस अनुरक्षण तत्वों का सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो इसे आरोग्य सिद्धांत भी कहते हैं। आरोग्य सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा परीक्षा में पूछ लेगा आरोग्य सिद्धांत किसे कहते हैं, तो इसे हर्ज़बर्ग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आरोग्य सिद्धांत या स्वास्थ्य सिद्धांत इसे कहते हैं, आरोग्य सिद्धांत या स्वास्थ्य सिद्धांत। ठीक है, इसे आरोग्य या स्वास्थ्य सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या है, कंपनी नीति तथा प्रशासन अच्छी होनी चाहिए। ये इसमें क्या क्या पॉइंट है, पहला कंपनी नीति तथा प्रशासन अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा तकनीकी परीक्षण होना चाहिए। ये किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, कंपनी की नीति से प्रभावित होती हैं, यानी कि कंपनी की जो है पॉलिसी है वो अच्छी होनी चाहिए। तकनीक का जो है परीक्षण किया जाना चाहिए, तब यूज में लाना चाहिए तकनीक का परीक्षण, जिससे कि वो मानव को
स्वास्थ्य पे बुरा असर ना डाले। तकनीक का परीक्षण इसलिए होना ज़रूरी है। अगला कार्य की सुरक्षा भी ज़रूरी है। कार्य की सुरक्षा हम समझा चुके हैं कि कार्य सुरक्षित होना चाहिए, असुरक्षित कार्य नहीं होना चाहिए तथा नौकरी की भी साथ में सुरक्षा होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हमने आपको पहले ही बता दिया। आगे हम बात करते हैं हमें तो आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए। फिर कार्य की दशाएं भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। ये सारे अच्छे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया हर्ज़बर्ग का सिद्धांत और मैकग्रेयर का XY सिद्धांत। देखिए XY सिद्धांत में X सिद्धांत क्या कहते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति आलसी होता है, प्रत्येक व्यक्ति आलसी होता है, वो काम नहीं करना चाहता है। कर्मचारी आलसी होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी आलसी होते हैं, वो काम आलसी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि एक्स सिद्धांत जो है प्रत्येक कर्मचारी जो है आलसी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन पर दबाव तथा नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए एक्स जो सिद्धांत है कर्मचारी आलसी एवं स्वार्थी होते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको डांटना, फटकारना तथा उनमें दबाव बनाना तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवसाय अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वहीं वाई विचारधारा क्या कहती है, वाई सिद्धांत देखते हैं। वाई सिद्धांत क्या कह रहा है, वाई सिद्धांत कहता है कि ये मानवीय व्यवहार का स्वाभाविक चित्रण करती है। यह मानवीय व्यवहार का स्वाभाविक चित्रण करती है। मानवीय व्यवहार का स्वाभाविक चित्रण। ये इस कह रहा है कि मानवीय व्यवहार का स्वाभाविक चित्रण करती है। वाई जो सिद्धांत है इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह काम करता है, खेलता है, अपने जीवन के सारे कार्य आवश्यक कार्य करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कार्य भी करता है। औसत कर्मचारी कार्य करने की कला सीख लेते हैं। औसत कर्मचारी जो होते हैं कार्य करने की कला सीख लेते हैं, अपने अनुभव से निर्देशन प्राप्त, यानी कि जो उनके पास अनुभव है उससे वो खुद डायरेक्ट होते हैं कि कौन सा कार्य कैसे करना है। यदि उन्हें सही तरीके से मोटिवेट किया जाए तो वो महान सृजनशील हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, महान सृजनशील व्यक्ति कर्मचारी महान सृजनशील हो सकता है। ये कौन सी विचारधारा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मैकग्रेयर का वाई सिद्धांत है। परीक्षा में पूछ सकता है कर्मचारी आलसी होते हैं, कौन सा सिद्धांत है मैकग्रेयर का, एक्स है, वाई है। और कर्मचारी महान बन सकते हैं यदि उन्हें सही तरह से मोटिवेट किया जाए। सेल्फ डिपेंडेंट, वो स्वयं कार्य करना चाहते हैं। कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा ये यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको पढ़, ये आपके हो गए सिद्धांत हो गए हैं, मोटिवेशन के सिद्धांत हो गए हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।